हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। मैं शायना इस बुक को पढ़ रही हूँ। अब हम 14 नंबर पेज पे हैं। स्टार्ट करते हैं। अ बना रहा। कुछ स्थानों में अक्षरांत अ का भी लोप होने लगा। उदाहरण के लिए आदिकालीन जपता का जपता का अर्थ उच्चारण जपता हो गया। तीसरा ह के पहले का आ कुछ स्थितियों में ए जैसा उच्चारण होने लगा था, जैसे कि अहमद को अहमद बोला जाने लगा। व्याकरण के क्षेत्र में भी मुख्यतः 3 ही बातें उल्लेखनीय हैं। पहला, इस बात में हिंदी भाषा व्याकरण के क्षेत्र में पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अपभ्रंश के रूप प्राय हिंदी में निकल गए। जो कुछ बचे थे वह ऐसे थे जिन्हें हिंदी ने आत्मसात कर लिया। दूसरा पॉइंट, भाषा आदिकालीन भाषा की तुलना में और भी वियोगात्मक हो गई। संयोगात्मक रूप और भी कम हो गया। प्रसर्गों तथा सहायक क्रियाओं का प्रयोग और भी बढ़ गया। तीसरा, उच्च वर्ग में फारसी का प्रचार होने के कारण हिंदी वाक्य रचना फारसी से प्रभावित होने लगी थी। शब्द भंडार की दृष्टि से यह बातें मुख्य हैं। पहला, इस काल में आते आते काफ़ी शब्द फारसी लगभग 3500, अरबी लगभग 2500, पश्तो लगभग 50 तथा तुर्की लगभग 125 से हिंदी में आ गए और उनकी संख्या लगभग 600 हो गई। दूसरा, भक्ति आंदोलन के चरम बिंदु पर पहुंचने के कारण तत्सम शब्दों का अनुपात भाषा में और भी बढ़ गया। यूरोप से संपर्क होने के कारण कुछ पुर्तगाली, स्पेनी, फारसी तथा अंग्रेजी शब्द की हिंदी में आ गए। इस काल में धर्म की प्रधानता के कारण राम जन्म स्थान भी भाषा अवधि तथा कृष्ण जन्म स्थान के भाषा ब्रज में ही विशेष रूप से साहित्य रचा गया। यों दक्षिणी उर्दू, डिंगल, मैथिली और खड़ी बोली में भी साहित्यिक रचना हुई। इस काल के प्रमुख साहित्यकार जायसी, सूर, मीरा, तुलसी, केशव, बिहारी भूषण देव हैं। आधुनिक काल 1800 से अब तक। आधुनिक कालीन हिंदी में ध्वनि के क्षेत्र में 4-5 बातें उल्लेखनीय हैं। पहला, आधुनिक काल में शिक्षा के व्यवस्थित प्रचार के कारण तथा प्रारंभ में हिंदी प्रदेश में अनेक क्षेत्रों में कचहरियों की भाषा उर्दू होने के कारण क, ख, ग, ज, फ जो मध्यकाल में केवल उच्च वर्गों के फारसी पढ़े लिखे लोगों पर प्रचलित थे, इस काल में प्राय 1947 ईस्वी तक सुशिक्षित लोगों में भी खूब प्रचलित हो गए। किंतु स्वतंत्रता के बाद स्थिति बदलती है और अंग्रेजी में प्रयुक्त होने के कारण ज, फ तो एक सीमा तक अब भी प्रयोग में है, किंतु क, ख, ग के ठीक प्रयोग में
काफ़ी कमी आई है। नई पीढ़ी कुछ अपवादों को छोड़कर इसके स्थान पर प्राय क, ख और ग बोलने लगी है। दूसरा, अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के कारण कुछ बहुशिक्षित लोग द्वारा आज आंग ओ को कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस, काफ़ी आदि में ध्वनि की हिंदी में प्रयुक्त हो रही है। चौथा, स्वरों में ए, औ हिंदी में आदिकाल में आए थे। इनका उच्चारण आय, औ था, अर्थात ये संयुक्त स्वर थे। आधुनिक काल में मुख्यतः 1940 ईस्वी में 1940 ईस्वी के बाद ए, औ की स्थिति कुछ भिन्न हो गई है। इस संबंध में 3 बातें उल्लेखनीय हैं। क, पश्चिमी हिंदी क्षेत्र में ये स्वर सामान्य मूल स्वर रूप में उच्चारित होते हैं। ख, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में अब भी ये ए, औ रूप में संयुक्त स्वर के रूप में ही प्रयुक्त हो रहे हैं। ग, नया व्याकरण कौवा जैसे शब्द में पश्चिमी तथा पूर्वी दोनों ही क्षेत्रों में ए, औ का उच्चारण क्रमशः संयुक्त स्वर ऐ, औ रूप में होता है। 5वां, मध्यकाल में अ का लोप शब्दांत तथा कुछ स्थितियों में अक्षरांत में होना आरंभ हुआ था। आधुनिक काल तक आते आते यह प्रक्रिया पूरी हो गई। अब हिंदी में उच्चारण में कोई भी शब्द अकारांत नहीं है। 6, व ध्वनि आदिकाल तथा मध्यकाल में कुछ अपवाद को छोड़कर प्राय द्वयोष्ठ्य रूप में उच्चारित होती थी। अब वह कुछ अपवादों को छोड़कर हिंदी के काफ़ी शब्दों में कम से कम पश्चिम क्षेत्र में दंतोष्ठ्य रूप में उच्चारित होती है। व्याकरण की दृष्टि से अधोलिखित बातें कही जा सकती हैं। पहला, आदिकाल में हिंदी की भिन्न बोलियों के व्याकरणिक अस्तित्व का प्रारंभ हो गया था, किंतु काफ़ी व्याकरणिक रूप ऐसे थे जो आसपास के क्षेत्रों में समान थे। मध्यकाल में उनमें इस प्रकार के मिश्रण में काफ़ी कमी हो गई थी। सूर, बिहारी, देव आदि की ब्रज भाषा तथा जायसी, तुलसी आदि की अवधि इस बात का प्रमाण है। आधुनिक काल तक आते आते ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली आदि कई बोलियों का व्याकरणिक अस्तित्व इतना स्वतंत्र हो गया है कि उन्हें बड़ी सरलता से भाषा की संज्ञा दी जा सकती है। दूसरा, हिंदी प्राय पूर्णतः एक वियोगात्मक भाषा हो गई है। तीसरा, प्रेस, रेडियो, शिक्षा तथा व्याकरणिक विश्लेषण आदि के प्रभाव से हिंदी व्याकरण का रूप काफ़ी स्थिर हो गया है। कुछ अपवादों को छोड़कर हिंदी व्याकरण का मानक रूप सुनिश्चित हो चुका है। व्याकरण के इस स्थिरीकरण में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मुख्य हाथ रहा है। चौथा, कहा जा चुका है कि मध्यकाल में हिंदी वाक्य रचना एक सीमा तक फारसी से प्रभावित हुई थी। आधुनिक काल में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार फारसी की तुलना में
कहीं अधिक हुआ है। साथ ही समाचार पत्रों, रेडियो तथा सरकारी कामों में प्रयोग के कारण भी अंग्रेज़ी हमारे अधिक निकट आई है। इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदी भाषा, वाक्य रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ आदि के क्षेत्र में अंग्रेज़ी ने बहुत अधिक प्रभावित हुई है। उदाहरण के लिए, मैं सोने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्लीप का अनुवाद है तो वह आदमी जो कल बीमार पड़ा था आज मर गया। द मैन हु फेल इल यस्टरडे एक्सपायर्ड टुडे का इसी तरह प्रकाश डालना मुहावरा टू थ्रो लाइट ऑन का अनुवाद है तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। लोकोक्ति नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंस का अंग्रेज़ी ने विराम चिन्हों के माध्यम से भी हिंदी वाक्य रचना को प्रभावित किया है। 5वां, इधर कुछ वर्षों से कीजिए के लिए करिए, मुझे के लिए मेरे को, मुझको के लिए मेरे से, मुझ में के लिए तेरे में, नहीं जाना है के स्थान पर नहीं जाना, नहीं जाता, नहीं जा रहा के स्थान पर नहीं जा रहा जैसे नए रूपों तथा नई वाक्य रचना का प्रचार हुआ कुछ क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। अर्थात हिंदी भाषा की रूप रचना तथा वाक्य रचना में परिवर्तन हो रहा है। शब्द भंडार की दृष्टि से 1800 ईस्वी से अब तक के आधुनिक काल को सामान्यतः 6-7 उपकालों में विभाजित किया जा सकता है। 1800 से 1850 ईस्वी तक का हिंदी शब्द भंडार मोटे रूप से वही था जो मध्यकाल के अंतिम चरण में था। अंतर केवल यह था कि धीरे धीरे अंग्रेज़ी के अधिकाधिक शब्द हिंदी भाषा में आते जा रहे थे। 1850 से 1900 ईस्वी तक अंग्रेज़ी के और शब्दों के आने के अतिरिक्त आर्य समाज के प्रचार प्रसार के कारण तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ा और कुछ पुराने तद्भव शब्द परिनिश्चित हिंदी में निकल गए। 1900 ईस्वी के बाद द्विवेदी काल तथा छायावाद काल में अनेक कारणों से तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ना प्रारंभ हो गया। प्रसाद पंत और महादेवी वर्मा का पूरा साहित्य इस दृष्टि से दर्शनीय है। इसके बाद प्रगतिवादी आंदोलन के कारण तद्भव शब्दों के प्रयोग में पुनः वृद्धि हुई तथा तत्सम शब्दों के प्रयोग में काफ़ी कमी हुई। सन 1947 तक लगभग यह स्थिति रही। इसके बाद के शब्द भंडार में कई बातें उल्लेखनीय हैं। अनेक पुराने शब्द नए अर्थों में प्रचलित हो गए। उदाहरण के लिए सदन, राज्यसभा और लोकसभा के लिए दोनों सदनों में प्रयुक्त हो गया। दूसरा, नई आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्षणिका, फिल्माना, घुसपैठिया जैसे शब्दों से नए शब्द हिंदी में आ गए। तीसरा,
साहित्य में नाटक, उपन्यास, कहानी और कविता की भाषा बोलचाल के बहुत निकट है। उसमें अरबी, फारसी का तथा अंग्रेजी के जन प्रचलित शब्दों का काफ़ी प्रयोग हो रहा है, किंतु आलोचना की भाषा अब भी एक सीमा तक तत्सम शब्दों से काफ़ी लदी हुई है। चौथा पॉइंट, इधर हिंदी को पारिभाषिक शब्दों की बहुत आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि वह अब विज्ञान, वाणिज्य, विधि आदि की भाषा है। इसकी पूर्ति के लिए अनेक शब्द अंग्रेजी, संस्कृत आदि से लिए गए हैं तथा अनेक नए शब्द बनाए गए हैं। स्वतंत्रता के पूर्व हिंदी में मुश्किल से 5-6 हज़ार पारिभाषिक शब्द थे, किंतु अब उनकी संख्या लगभग 1 लाख है और दिनों दिन उसमें वृद्धि होती जा रही है। हिंदी शब्द भंडार अनेक प्रभावों को ग्रहण करते हुए तथा नए शब्दों में से समृद्ध होते हुए दिनों दिन अधिक व्यापक होता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदी अपनी अभिव्यंजना में अधिक सटीक, निश्चित, गहरी तथा समृद्ध होती जा रही है। किसी भाषा के प्रचार क्षेत्र में जैसे जैसे विस्तार होता है, उसके एकाधिक रूप विकसित होने लगते हैं। आज इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की अंग्रेजी ध्वनि व्यवस्था, रूप रचना, वाक्य गठन तथा शब्द भंडार किसी भी दृष्टि से पूर्णतः एक नहीं है। हिंदी के साथ भी वही स्थिति होती जा रही है। संविधान के 351वें अनुच्छेद के अनुसार संपर्क भाषा के रूप में जिस हिंदी का विकास होना है, वह कम से कम शब्द भंडार के क्षेत्र में भारत की प्राय सभी भाषाओं से कुछ न कुछ ग्रहण करेगी। इस प्रकार राष्ट्रीय भाषा के बारे में उसका स्वरूप एक प्रकार से सर्वदेशिक होगा। नागपुर में हुए विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में इस दिशा में स्वदेश विदेश के हिंदी विद्वानों ने यथेष्ट विचार विमर्श के उपरांत उपयुक्त निष्कर्ष से ही सहमति प्रकट की है और हिंदी को राष्ट्रभाषा के साथ ही विश्व की एक प्रमुख भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का संकल्प व्यक्त किया। संदर्भ: हिंदी साहित्य का आरंभ इस इतिहास में तथा कुछ अन्य इतिहासों में भी 7वीं सदी के मध्य से माना गया है। वस्तुतः साहित्य के विद्वान हिंदी भाषा का आरंभ इसी के आसपास मानते हैं, जबकि भाषा के विद्वानों के अनुसार हिंदी का आभास भले ही इस समय या इससे भी कुछ पूर्व मिलता हो, भाषा के रूप में हिंदी के वास्तविक अस्तित्व में आने या समय 1000 ईस्वी ही माना जाना चाहिए। 7वीं सदी के मध्य से 1000 ईस्वी तक की रचनाएं मुख्यतः अपभ्रंश में विरचित हैं। यही कहीं हिंदी के प्रयोग मिलते हैं तो उन्हें हिंदी भाषा के विकास की पृष्ठभूमि के रूप में ग्रहण करना ही उचित होगा।